Hello students, today I have taken the NCERT book, that is Unit 2 and Unit 2 जिसमें है इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991, ये पूरा कंप्लीट चैप्टर है एंड बेसिकली इसी में आपका LPG मॉडल भी है जिसको हम डिस्कस करेंगे फिर से, करेक्ट। तो इसमें हम पॉइंट वाइज चलेंगे, जो टॉपिक वाइज जो चीज़ें हैं इसमें, करेक्ट। देखिए, आफ्टर स्टडिंग दिस चैप्टर द लर्नर्स विल, आप क्या कर पाएंगे इस चैप्टर को पढ़ने के बाद, अंडरस्टैंड द बैकग्राउंड ऑफ रिफॉर्म पॉलिसी इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया 1991, अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म थ्रू विच रिफॉर्म्स पॉलिसीज वर इंट्रोड्यूस्ड। ठीक है, वो कौन कौन से मैकेनिज्म से जिसके थ्रू जो है ये पॉलिसी लाई गई। उसके अलावा कंप्रीहेंड द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड इट इज इम्प्लीकेशन फॉर इंडिया, बी अवेयर ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ रिफॉर्म प्रोसेस इन वेरियस सेक्टर। ठीक है, तो ये चीजें आप समझ पाएंगे। ठीक है, तो उसके पहले हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सो लेट इज स्टार्ट द चैप्टर। देखिए, ये इंट्रोडक्शन बेसिकली जो मैंने डिस्कस किया हुआ था, ठीक है, जो बिफोर 1991 से पहले जो सिचुएशन थी, ठीक है, कॉलोनियल गवर्नमेंट के दौरान, उसके अलावा 1990 तक जो सिचुएशंस थी उसके बारे में ये दिया हुआ, जो कि ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, इसके हम बैकग्राउंड को समझते हैं कि बेसिकली व्हाई वी नीड न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। ठीक है, न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आखिर क्यों लाया गया, इसकी क्या जरूरत पड़ी, क्यों आखिर इसको करना पड़ा। ठीक है, तो इसको हम समझते हैं बेसिकली, राइट। देखिए, उस समय बेसिक जो सिचुएशंस थी, राइट, द ओरिजिन ऑफ द फाइनेंशियल क्राइसिस कैन बी ट्रेस्ड फ्रॉम द इनएफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी इन द 1980s। देखो, 1980s के दौरान, ठीक है, जो फाइनेंशियल जो इकोनॉमिक कंडीशन थी वो बहुत ज्यादा वीक थी। ठीक है, या फिर ये कह सकते हैं कि इसका मिस मैनेजमेंट था, ठीक है, या इफेक्टिव मैनेजमेंट नहीं था इंडियन इकोनॉमी का। ठीक है, वी नो दैट फॉर इम्प्लीमेंटिंग वेरियस पॉलिसीज एंड इट्स जनरल एडमिनिस्ट्रेशन the government generate fund from various sources such as taxation, right, taxation running of public sector in enterprises। ठीक है, तो देखो बेसिकली उस टाइम क्या था, 1980 तक या 1990 तक, ठीक है, उस दौरान जो गवर्नमेंट का जो सोर्स ऑफ इनकम था बेसिकली वो क्या था, टैक्सेशन था। टैक्सेशन में देखिए, जैसे इनकम टैक्स आ जाता है, एक्साइज ड्यूटी आ जाता है, कारपोरेशन टैक्स आ जाता है, उसके अलावा जो आज के टाइम में जो जीएसटी है उस समय वैल्यू एडेड टैक्स हुआ करता था। ठीक है, तो इस तरीके से जो टैक्सेस थे, ठीक है, उसके अलावा जो पब्लिक सेक्टर कंपनीज थी, ठीक है, जैसे आपका सेल है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम है, ठीक है, भारत पेट्रोलियम है, इस तरीके जो स्टील कारपोरेशन ऑफ इंडिया है, तो ये कुछ जो पब्लिक सेक्टर कंपनीज थी। उसके अलावा जो रेलवे है, ठीक है, गवर्नमेंट कारपोरेशन है, तो उनसे जो इनकम आती थी बेसिकली यही जो आपके सोर्स ऑफ इनकम थे गवर्नमेंट के। ठीक है, लेकिन जो इनका जो एक्सपेंडिचर था वो इनकम से ज्यादा था, राइट। इनका जो एक्सपेंडिचर था इंडिया का वो इनकम से ज्यादा था, राइट। तो अब इनका एक्सपेंडिचर क्या था, इनके जो एक्सपेंडिचर बहुत सारे सेक्टर्स में थे। जैसे एक्सपेंडिचर आपका आता है जैसे सैलरी देना एम्प्लॉयज को, ठीक है, उसके अलावा जो इन्वेस्ट होता था डिफरेंट सेक्टर्स में, ठीक है, सोशल वेलफेयर से रिलेटेड वर्क होते थे। उसके अलावा डेवलपमेंट में इन्वेस्ट होता था, इंफ्रास्ट्रक्चर जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, ठीक है, उनमें इन्वेस्टमेंट था। तो बेसिकली उस टाइम जो कंडीशन थी इंडिया की, जो रेवेन्यू से ज्यादा, ठीक है, रेवेन्यू से ज्यादा एक्सपेंडिचर था, करेक्ट, जिसकी वजह से फिस्कल डेफिसिट, मैंने बताया था कल के वीडियो में कि फिस्कल डेफिसिट क्रिएट हो गया। डेफिसिट का मतलब बेसिकली यही होता है कि जब आपका रेवेन्यू से यानी इनकम से एक्सपेंडिचर ज्यादा होने लगा, यानी कि जब इनकम कम हो रही है और खर्चे ज्यादा हो रहे हैं, ठीक है, तो इसको ये बेसिकली बोला जाता है डेफिसिट, ठीक है, या फिस्कल डेफिसिट, करेक्ट। तो अब इस तरीके के सिचुएशंस में गवर्नमेंट ने क्या करना शुरू किया, ठीक है, द गवर्नमेंट बोरोज
finance the deficit from banks and also from people within the country and from international financial institutions। तो इस केस में जितना जितना ज्यादा एक्सपेंस हो रहा था, ठीक है, मान लो कि रेवेन्यू 100 रुपीज था, ठीक है, और खर्च जो हो रहा था 150 रुपीज, तो ये जो 50 रुपीज है, एक मैं एग्जांपल बता रहा हूं, ये 50 रुपीज है, बेसिकली ये 50 रुपीज बोरो किया गया कहां से, जो कमर्शियल बैंक्स थे, इंडियन कमर्शियल बैंक्स थे, उसके अलावा जो इनके जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जैसे लाइक वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वहां से ये फंड बोरो किया जाने लगा, राइट। उसके अलावा when we import goods like petroleum we pay in dollars which we earn from our export। देखिए बेसिकली क्या होता है, जो कुछ चीजें अगर हम कुछ जो गुड्स इंपोर्ट करते थे, इंपोर्ट क्या होता था, जैसे अगर मैं बात करूं तो इंपोर्ट होते थे पेट्रोलियम, ठीक है, जैसे गल्फ कंट्री से पेट्रोल इंपोर्ट किए जाते थे। उसके अलावा जो मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट थे, जो कैपिटल गुड्स थे, वो इंपोर्ट होते थे। तो उस केस में जो पेमेंट करना होता था डॉलर में करना था। डॉलर में क्यों? क्योंकि उस समय यूएसए का डोमिनेट था पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है, तो उनमें डॉलर में पे करना होता था। अब ये डॉलर कैसे हमें मिलता था, जब हम प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करते थे, यहां से जो प्रोडक्ट को अदर कंट्रीज में बेचा जाता था तो उसके बदले डॉलर मिलता था, करेक्ट। तो बेसिकली ये चीजें उस समय हो रही थी, करेक्ट। ओके, तो इस केस में डेवलपमेंट पॉलिसीज रिक्वायर्ड दैट इवन दो द रेवेन्यू वर वेरी लो। और इस केस में क्या हुआ कि जो रेवेन्यू था, जो इनकम था इंडिया का, वो बहुत ही कम था, राइट। द गवर्नमेंट हैड टू ओवरशूट इट्स रेवेन्यू टू मीट चैलेंजेस लाइक अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी एंड पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। बेसिकली और इसी रेवेन्यू, ठीक है, जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा था उसी की बदौलत, ठीक है, उसी के बेसिस पे गवर्नमेंट को क्या करना होता था, गवर्नमेंट को जो बहुत सारे जैसे अनएम्प्लॉयमेंट रिड्यूस करना, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट को कम करना, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना, ठीक है, पॉवर्टी को रिड्यूस करना, ठीक है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, ठीक है। तो उसके द कंटिन्यूड एक्सपेंडिंग ऑन डेवलपमेंट पे बहुत सारे एक्सपेंस हो रहे थे, ठीक है। और ये कुछ ऐसे सेक्टर्स थे जैसे पॉवर्टी हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, ठीक है, डेवलपमेंट हो गया, ये कुछ ऐसे सेक्टर्स थे जहां पे जो इन्वेस्ट होता था तो वहां से रिटर्न की उम्मीद नहीं थी, ठीक है। लेट्स से कि अगर सैलरी पेमेंट हो रहा है तो वहां से रिटर्न क्या होगा, रिटर्न तो वहां से कुछ होगा नहीं, ठीक है। डेवलपमेंट हो रहा है तो डेवलपमेंट पे लॉन्ग टर्म रिटर्न की शॉर्ट टर्म रिटर्न की पॉसिबिलिटी होती नहीं है, जो ये बेसिकली टोल टैक्स वगैरह से ही होता है, राइट। तो इस तरीके की चीजें हो रही थी, करेक्ट। तो देन मोर एवर the government was not able to generate sufficiently from internal sources। तो जो internal sources थे कौन से, जो पब्लिक सेक्टर कंपनीज थी, गवर्नमेंट कंपनीज थी, उसके अलावा जो टैक्सेशन था, कॉर्पोरेट टैक्स था, तो वहां से जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा था वो सफिशिएंट नहीं था इस तरीके के एक्सपेंडिचर को मीट आउट करने के लिए, राइट। देन व्हेन द गवर्नमेंट वाज स्पेंडिंग अ लार्ज शेयर ऑफ इट्स इनकम ऑन एरियाज विच डू नॉट प्रोवाइड इमीडिएट रिटर्न सच एज सोशल सेक्टर एंड डिफेंस। देखिए कुछ ऐसे सेक्टर थे जैसे सोशल सेक्टर हो गया, डिफेंस हो गया, यहाँ पे रिटर्न न्यूट्रल होता है, ठीक है। डिफेंस में जो एक्सपेंस होता था वहां से तो दरअसल फंड के फॉर्म में रिटर्न तो नहीं हो सकता, करेक्ट। देन देयर वाज अ नीड to utilize the rest of its revenue in high efficient manner. The income from public sector undertaking was also non very high। और उस दौरान क्या था, जो पब्लिक सेक्टर कंपनीज थी वहां से भी जो इनकम जनरेट हो रहा था वो भी बहुत अच्छे लेवल पे नहीं था जिससे इसको मीट आउट किया जा सके, ठीक है। उसके अलावा at times our foreign exchange borrowed from other countries and international financial institutions was spent on meeting consumption need, ठीक है। और जिसकी वजह से क्या हुआ, जो फॉरेन एक्सचेंज डिस्टर्ब हुआ, राइट। neither was an attempt made to reduce such neither was attempt made to reduce such
profligate spending nor sufficient attention was given to boost export to pay for growing imports. ठीक है, ओके तो इन द 1980 के एंड में, ठीक है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बिगन टू एक्सीड इट्स रेवेन्यू सच अ लार्ज मार्जिन दैट मीटिंग द एक्सपेंडिचर थ्रू बोरोइंग बिकम अनसस्टेनेबल। बेसिकली क्या हुआ कि जब 1980s के एंड में जो एक्सपेंडिचर था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया, रेवेन्यू कांस्टेंट रहा, जिसकी वजह से रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर पे गैप काफ़ी लंबा हो गया, जिसकी वजह से जो इस तरीके के गैप को मीट करना या गैप को ओवरकम करना एक तरीके से इम्पॉसिबल होने लगा। ठीक है, उस टाइम जो प्राइसेस थे, ठीक है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स के प्राइसेस बढ़ने लगे तेजी से। ठीक है, जो इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स थे बेसिकली, जैसे हम बात करें पेट्रोलियम की, कैपिटल गुड्स की, ठीक है, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की, ये कुछ ऐसे जो मटेरियल्स थे जिनके प्राइसेस बहुत तेजी से बढ़ने लगे। ठीक है, और अदर साइड अगर हम देखें तो हमारा जो एक्सपोर्ट था वो कांस्टेंट रहा, वो उसमें कुछ इंक्रीमेंट नहीं दिखा, जिसकी वजह से हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज जो डिक्लाइन होने लगा। ठीक है, अब ये इतना डिक्लाइन होने लगा कि हम उस सिचुएशन में नहीं रहे कि हम जो है उस तरीके की कंडीशंस को मीट करें। ठीक है, देयर वाज आल्सो नॉट सफिशिएंट फॉरेन एक्सचेंज टू पे द इंटरेस्ट दैट नीड टू बी पेड टू इंटरनेशनल लेंडर्स। जितने बेसिकली जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस थे, जो भी फंड लिए गए थे, या फिर जो हमारा अदर कंट्री से जो बिजनेस टाई अप था, उसमें उनको जो पे करने के लिए एटलीस्ट हमारे पास जो इंटरेस्ट रेट भी पेड करने के कंडीशन में नहीं थी उस टाइम। करेक्ट। ऑल्सो नो कंट्री आर इंटरनेशनल फंड वॉज विलिंग टू लेंड टू इंडिया। और कंडीशन ये इतनी बिगड़ गई कि उस दौरान ऐसे अब कोई भी इंटरनेशनल फंडर, मतलब जो लोन प्रोवाइडर या फिर कोई कंट्री इंडिया को लोन प्रोवाइड करने या फाइनेंशियल सपोर्ट देने में कैपेबल थे, राइट, या फिर उनकी कोई इच्छा नहीं रही। ठीक है, ओके। इंडिया अप्रोच द इंटरनेशनल बैंक फॉर रिस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, मतलब IBRD, जिसको हम वर्ल्ड बैंक के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और दूसरा IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो उस दौरान इंडिया ने इन दोनों जो है इंस्टीट्यूशंस को कांटेक्ट किया। ठीक है, 1 सेकेंड। इन दोनों इंस्टीट्यूशंस को कांटेक्ट करने के बाद बेसिकली इन लोगों ने मिलकर के $7 बिलियन का लोन कंट्री को दिया। ठीक है, इंडिया को दिया। किस लिए? इस तरीके जो क्राइसिस चल रही थी उसको मीट करने के लिए या इसको ओवरकम करने के लिए। फॉर अवेलिंग द लोन, दीज इंटरनेशनल एजेंसीज एक्सपेक्टेड इंडिया टू लिबरलाइज and open up the economy by removing restrictions on the private sector, reduce the role of the government in many areas। बेसिकली इन लोगों ने तो $7 बिलियन का लोन तो प्रोवाइड किया, लेकिन उससे रिलेटेड कुछ जो है टर्म्स लगाए, कुछ कंडीशंस पे दिए। ठीक है, वो कंडीशंस क्या थे कि इनके जो कंडीशंस थे, इनकी जो शर्तें थी वो ये थे कि इंडिया जो है अपने मार्केट को ओपन करेगा फॉर द वर्ल्ड। ठीक है, वर्ल्ड के लिए ओपन करेगा। ठीक है, उसके अलावा जो रिस्ट्रिक्शन थे इंडियन गवर्नमेंट के प्राइवेट सेक्टर पे, उसको रिड्यूस किया जाएगा। उसके अलावा जो अलग अलग जो सेक्टर पे गवर्नमेंट के जो रिस्ट्रिक्शन थे उसको कम किया जाएगा। ठीक है, गवर्नमेंट का जो रोल है, ठीक है, मार्केट पे, ठीक है, जो रोल है उसको रिड्यूस किया जाएगा। ठीक है, मतलब जो गवर्नमेंट का जो जितना भी कंट्रोल था मार्केट पे उसको रिड्यूस किया जाएगा। ठीक है, उसके अलावा जो ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस इंडिया एंड अदर कंट्रीज के बीच में इस्टेब्लिश किया जाए, जैसे कुछ कंट्रीज के साथ ट्रेड नहीं था तो उसको बनाया जाए। उसके अलावा कुछ ऐसा था कि नहीं, पर्टिकुलर इस कंट्रीज के साथ हमारा ट्रेड अच्छा रहेगा, तो उस पर भी कुछ चेंजेस लाने पड़े। ठीक है,
तो इंडिया एग्री टू कंडीशनलाइज द वर्ल्ड बैंक एंड IMF एंड अनाउंस द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। तो इंडिया ने क्या किया उस दौरान, इस जो कंडीशंस को इंडिया ने एक्सेप्ट किया, ठीक है। उसके बाद न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लाई गई, ठीक है, इसको अनाउंस किया गया, ठीक है। जिसमें हमने डिस्कस किया था न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को, बेसिकली वो है क्या, उसको तो आई नो कि यू कैन अंडरस्टैंड वेरी इजीली, ठीक है। तो हमने बेसिकली इसमें डिस्कस किया कि क्या बैकग्राउंड था आखिर जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज के, करेक्ट। सो आई होप यू गॉट अंडरस्टैंड। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अनदर पार्ट। सो लेट्स एंड अप दिस सेशन। थैंक यू।